वेलकम टू यूपीएससी विद रिकी द रूल ऑफ लॉ, एक डेडिकेटेड यूपीएससी गाइडिंग प्लेटफॉर्म जो एस्पायरेंट्स को सही दिशा, स्पष्ट कॉन्सेप्ट्स और मजबूत कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। हेलो दोस्तों, जो आज आपको पता ही होगा कि पहले बात तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं कौन होता हूँ? मेरा नाम है रिक मैती। ठीक है, मैं 5 साल से ज़्यादा मैंने यूपीएससी आईएएस की जो पढ़ाई होती है वो कर लिया है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना प्लीज़। यूपीएससी सीएससी एंड आपका जो सीडीएस का एग्ज़ाम होता है और आपका आईबी का जो एग्ज़ाम होता है वो मैं सब दे चुका हूँ, तो कम से कम एक थोड़ा सा ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस है। मेरा नाम रिक मैती है। ठीक है, ये मेरा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं आईपीएस एंड आईएएस बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, उसके रिलेटेड मैं कंटेंट बनाता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। ठीक है ना। तो आज ये चीज़ जो ब्रेकिंग न्यूज़ में आई है, हेडलाइंस में आई है कि ढाका जैसी जगह पे ये प्रोटेस्ट हो गया। देखिए, आज के टाइम पे 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। अभी जो पॉलिटिकल चेंज है, अभी ढाका में जो है एक पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला है। पहले तो एक पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला है। जब पॉलिटिकल चेंज होता है, सिस्टम डिसरप्ट होता है, तब न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिकल कैओस का न्यू टाइप ऑफ पॉलिटिकल कैओस क्रिएट होता है उस एरिया के अंदर। ये पहली चीज हमको समझनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, जो हिंदू प्रोटेस्ट है या फिर जो एक जो कम्युनिटी है उनका जो प्रोटेस्ट है, ये कहीं ना कहीं वहाँ उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही मालूम पड़ती है। 1000 डिमांड जस्टिस और लाइव कवरेज हो रहा है बांग्लादेश में। क्या हुआ कि वहाँ पे जो वो लोग गॉड और गॉडेस को मानते हैं, वो गॉड एंड गॉडेस को किसी दूसरे कम्युनिटी ने वो कम्युनिटी ने इस चीज को डिसरप्ट किया, डिसरिस्पेक्ट दिखाया, और इसकी वजह से पॉपुलेशन ट्रिगर हो गई। ठीक है ना। हमारे देश में पता ही होगा आपको, सबसे बड़ी चीज जो है वो है रिलीजियस्टिक बिलीफ। वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट है, लेकिन हमारे उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में चल रहा है और इसका प्रोटेस्ट भी हम सब देख पा रहे हैं। नाउ अगेन, अभी ये मैसिव जो प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है, अभी ये बहुत सारे न्यूज़पेपर चैनल में भी दिखा रहे हैं कि मैसिव हिंदू प्रोटेस्ट इन द ढाका बांग्लादेश में हुआ है। एंड न्यूज़पेपर देखिए, इकोनॉमिकल टाइम्स न्यूज़ में, एंड बांग्लादेश हिंदू कम्युनिटी प्रोटेस्ट ओवर द एलिजेड डिक्लेरेशन ऑफ द लॉर्ड राम इमेज। तो बहुत सारे जगह पे ये चीज़ को हाईलाइट करके एंड स्टाइल फॉलोड राम करके डिक्लेयर द ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन ऑपोजिशन। तो ये सब चीज करके दिखाया जा रहा है। इमीडिएट ट्रिगर जो चीज हुआ है वो एलिजेड डिक्लेरेशन ऑफ द पर्टिकुलर इमेज ऑफ लॉर्ड राम, कि वहां पर भी लोग मानते हैं, तो आप उसके साथ आप नहीं खिलवाड़ कर सकते ना। ठीक है, यही लोग जब कोई दिक्कत आती है तब वो इंडिया में इलाज करने के लिए आते हैं, और इंडिया उन लोगों को हेल्प करती है, लेकिन तब हम ये चीज मानते नहीं है। लेकिन जब ये जो सेम कम्युनिटी के सिस्टम के साथ होता है, तब वो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस एरिया में। जैसे इमेज ऑफ लॉर्ड राम को, तो लॉर्ड राम जो है उसको डिसेक्रेटेड कर दिया गया ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑपोजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द proposed राम स्टैच्यू इन नॉर्थ बांग्लादेश। नॉर्थ बांग्लादेश का जो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि ये चिकन नेक के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो एरिया है वो बहुत वल्नरेबल है। ठीक है, वल्नरेबल एरिया का मतलब ये होता है कि वो एरिया बहुत सेंसिटाइज्ड है, तो वहां पे लोग आराम से आ जा सकते हैं, या फिर स्मगलिंग हो सकती है, वहां से कुछ ना कुछ
हो सकता है, ठीक है ना। पोरस एरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, पोरस एरिया। अभी क्या है कि अभी ये हिंदू न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देखिए एक ही चीज को दिखाया जा रहा है लॉर्ड राम रेज इमेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, बांग्लादेश में क्या होता है कि रिलीजियस डेमोग्राफी है, तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन क्या है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो 90% है, हिंदू कम्युनिटी जो है वो 7 to 8% है। तो आप समझ रहे हो, तो 90% जो है वो बहुत ज्यादा है 7 to 8% के हिसाब से। तो चीज ऐसी दिखाई दे रही है। बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड अदर जो है रिमेनिंग पॉपुलेशन भी है, और हिंदू कम्युनिटी को स्पेशली इस चीज के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। और हिंदूज आर द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है ना। मतलब बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियन भी है एंड अदर सेक्टर के भी हैं, लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटीज के अंदर ये जो हिंदू कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन लार्जेस्ट माइनॉरिटी में आते हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश में, ठीक है ना। और मेजर एरियाज जो ये लोग रहते हैं, पॉपुलेटेड रीजन, वो खुलना, छत्तीसगढ़, ढाका, सिलेट एंड रंगपुर। ढाका, छत्तीसगढ़ एंड खुलना। अभी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बांग्लादेश में ओरिजिनली बेस्ड ऑन द नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म पे तो कोई रिलीजियस्टिक कुछ ऐसा है नहीं, सोशलिज्म उसमें भी नहीं है, और डेमोक्रेसी उसमें भी नहीं है, सेकुलरिज्म में भी नहीं है। सेकुलरिज्म वहां पे कम से कम मेंशन्ड है। सो एक्चुअली हाउएवर द इस्लाम इज द स्टेट रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं कि वो एक स्टेट रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सेकुलरिज्म आल्सो रिमेन्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को दिखाते हैं। तो इसकी वजह से दिस क्रिएट्स यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन रिलीजियस आइडेंटिटी एंड सेकुलर गवर्नेंस। सेकुलर गवर्नेंस में भी और रिलीजियस आइडेंटिटी में भी, ठीक है। और ये दिस इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज माइनॉरिटी राइट्स, ये माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्कशन के लिए, एंड कम्युनल हार्मनी भी इम्पॉर्टेंट है उस चीज को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, कीवर्ड्स में क्या है? प्लूरलिज्म है, टॉलरेंस है, इंक्लूसिव सोसाइटी है, सोसाइटल कैपिटल है। इस चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सेकंड थिंग इज दैट ये रॉटर्स में भी दिखाया गया है हाउ एन इस्लामिस्ट पार्टी gaining the ground in the Bangladesh warring moderators, and that is what the news is, आप देख सकते हैं। and the Bangladesh has experienced the significant political changes, obviously significant अभी तो हुआ है, and the seen the political upheaval of the 2024 में भी, and the increasing pressure on minority communities and the changing political landscape obviously। तो बहुत सारे देखिए जो बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटीज होते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो इंडिया चले आए, ठीक है, लेकिन इंडिया आने के बाद भी उनके पास प्रॉपर जो कि है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो नहीं है, क्योंकि वो पैदा हुए हैं जो बांग्लादेश में, तो उनको हम नहीं रख सकते क्योंकि वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर वो बांग्लादेश में जाते हैं तो उनको फिर उनके ऊपर अत्याचार भी होता है। तो इसी की वजह से इंडिया बड़े भाई की तरह इस चीज को कवर अप करता है, कि क्योंकि ये एक तरह का सुलह है कि अगर आप कोई भी आदमी ऐसा करता है तो दूसरा देश उसको देखेगा। तो वैसे ही चीज को हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। नाउ इंडिया बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो रेलिवेंस तो है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्लोजली माइनॉरिटीज के साथ जो सेफ्टी ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी का जो खेल चलता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बॉर्डर स्टेबिलिटी का जो खेल चलता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो वो लोग फिर उन लोगों को सेव या सेफ गार्ड कौन करेगा, वो भी एक प्रॉब्लम है। और इंटरनल डेवलपमेंट अफेक्टिंग द बायलैटरल रिलेशंस एंड इंडिया वॉचेस क्लोजली। अब मैंने जो बोला, अभी क्या है कि चैलेंजेस क्या है?
चैलेंजेस के अंदर क्या होता है कि सोशल फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर नैरेटिव्स सेट किए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कंसर्न तो है ही, ऊपर से माइग्रेशन कंसर्न्स भी है। तो ये चार जो चीजें हैं वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रेडिकलाइजेशन, ये मास रेडिकलाइजेशन है, वो उसके बारे में चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस के अंदर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सोशल फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन है। फिर क्रॉस बॉर्डर नैरेटिव्स को सेट किया जाता है। सोशल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 100 लोग हैं, तो 100 लोगों का जो डिफरेंशिएटिंग कंपोनेंट है उसको डिफरेंट करके फिर उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेला जाएगा, फिर उसके ऊपर राजनीति होगी, फिर उसके ऊपर लोगों को धोखा दिया जाएगा वो। और क्रॉस बॉर्डर नैरेटिव्स आपको पता ही होगा। लॉ एंड ऑर्डर का तो कंसर्न है ही, वो तो मतलब है ही मस्ट। माइग्रेशन के कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं, रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसके साथ एसोसिएटेड है। जैसे एक जो आपका है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स UDHR, फिर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट्स ICCPR, फिर UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 16। ये जो चीज़ है जैसे UDHR, फिर उसके बाद होता है ICCPR, फिर आपके होता है SDG 16। ये क्या होते हैं? ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं। कोई भी देश का, मान लीजिए ये एक देश है, तो इसके अगर ह्यूमन राइट्स नहीं काम कर रहे तो बाहर से ह्यूमन राइट्स, जो कि ग्लोबल ह्यूमन राइट्स का जो एक एसोसिएशन होता है, वो उस चीज को कैटर करने लगता है कि भाई तुम अपने देश के ह्यूमन राइट्स को क्यों कैटर करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्लोबल एसोसिएशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर देश के ही लोगों का तुम हित नहीं मानोगे तो कहीं बाहर से तो लोग आएंगे और बोलेंगे कि भाई तुम नहीं कर सकते ये चीज, क्योंकि ये चीज सही नहीं है। तो उसके लिए हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें की जा रही है। उसके साथ साथ जो 3 चीज़ें हैं वो मतलब 3 जो एसोसिएशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैं वो UDHR है, फिर ICCPR है, और उसके बाद जो आता है वो आता है SDG 16। ये 3 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि वर्ल्ड के जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं, जो भी एसोसिएशन है, पीस कीपिंग जो भी है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं, चीज़ को मानते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात, आज जो की है डिस्कशन हुआ और उसके ऊपर एक मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ। ये आप लिख के ला सकते हैं, जैसे रिलीजियस हार्मनी एंड द माइनॉरिटी प्रोटेक्शन आर एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। Examine the context of the recent protest by the Hindu community in the Bangladesh। तो ये एक आप अगर करके लाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए, है ना। और सबसे बड़ी बात रिलीजियस हार्मनी जो है एंड द माइनॉरिटी प्रोटेक्शन जो है आर द एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी, और जो कि सही भी है, इन द साउथ एशिया। इन द साउथ एशिया का बोले तो साउथ, समझ रहे हो, ग्लोबल साउथ, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीसेंट प्रोटेस्ट बाय द हिंदू कम्युनिटी इन द बांग्लादेश। क्यों, किस लिए, किसकी वजह से, क्या हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट नाउ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।